और क्या हाल चाल, कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई? मुझे उम्मीद है आप लोग अच्छे तरीके से पढ़ाई को एंजॉय कर रहे होंगे, है ना? आनंद आ रहा होगा आपको, बताइए, आ रहा है ना? आपके आनंद के चक्कर में मेरा आनंद खो रहा है है ना? तो चलिए ठीक है, पिछली क्लास में हम लोगों ने क्या देखा था वो नीचे आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बताएंगे। बताइए, बताएंगे कि नहीं? नहीं बताएंगे? आप लोग बताते नहीं हो यार, हैं? पिछली क्लास में हमने ब्रीफ लेवल पर देख लिया, मतलब ब्रीफ क्या, हाँ, हल्के लेवल पर देख लिया था थोड़ा थोड़ा। आज हम लोग क्या देखने वाले हैं? आज हम लोग देखने वाले हैं कि भ्रूण का परिवर्धन किस तरीके से होता है। वहाँ पर हमने भ्रूण के परिवर्धन के बारे में देख लिया था। एक आपका वो बनाया था, अंडाशय बनाया था, ठीक है, पूरा मादा जनन तंत्र बनाया था, वहाँ पे बताया था कि भ्रूण किस जगह पर मिलता है, ठीक है। तो ये है एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, है ना, भ्रूण का परिवर्धन हम लोग अब देखेंगे। इसमें थोड़ा सा डिटेल से हम लोग देखेंगे किस चीज़ को, इसमें बाह्य जन स्तर को, बाह्य स्तर, बाह्य त्वचा को, एपिडर्मिस को, ठीक है, और मध्य जन स्तर को और अंतः त्वचा स्तर के बारे में हम लोग यहाँ पर डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक है। पिछली क्लास में मैंने आपको सिर्फ ऊपरी ऊपरी लेवल पर बता दिया था, लेकिन इस क्लास में हम लोग अब डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए, सबसे पहले हमने क्या देखा था कि एक युग्मनज बनता है, ठीक है। ये देखिए, ये क्या है सर? ये है जाइगोट युग्मनज। बताइए, इतना आपको पता है कि नहीं? फिर हमने बताया इस जाइगोट के अंदर, जो ये जाइगोट है, जो ये युग्मनज है, अब इसके अंदर सर क्या शुरू होता है? तो इसके अंदर शुरू हो जाता है सर विदलन, है ना, क्लीवेज जिसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्लीवेज। तो सर इसके अंदर क्या शुरू होगा? इसके अंदर शुरू होता है विदलन। और इसके अंदर पूछते हैं बहुत से लोग कि कौन सा विभाजन होता है, तो सर इसके अंदर होता है समसूत्री विभाजन। कौन सा विभाजन? समसूत्री विभाजन। जब ये जाइगोट 8 to 16 सेल स्टेज तक पहुंचती है, मतलब 8 से 16 सेल इसके अंदर हो जाती हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, है ना, 16 सेल की अवस्था हो जाती है। तब इसी जाइगोट को एक और नए नाम से जानते हैं और उस नाम को बोलते हैं मॉरूला, है ना, मॉरूला। बताइए, इतना पता था कि नहीं आपको? उसको नए नाम से जानते हैं मॉरूला। जब यही जाइगोट क्या होता है कि जब यही जाइगोट 64 सेल स्टेज पर पहुंच जाता है, ठीक है, अब बना लेना अपने मन से, देख लेना ऐसे करके सेल बनेंगी, है ना। 64 सेल स्टेज के पास पहुंच जाता है, तब इसी को बोलते हैं मॉरूला के बाद ब्लास्टुला, ठीक है, ब्लास्टुला बोलते हैं या फिर ब्लास्टोसिस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ब्लास्टुला, ब्लास्टुला, या फिर बोलते हैं ब्लास्टोसिस्ट। क्या बोलते हैं? ब्लास्टोसिस्ट। अब आप याद करिए थोड़ा सा कि जब मैं आपको ब्लास्टोसिस्ट पढ़ा रहा था, ठीक है, तब कल मैंने क्लास में आपको बताया था ना कि गर्भाशयी दूधिया तरल पदार्थ होता है, एक यूटेराइन मिल्क होता है। अब ये ब्लास्टोसिस्ट कहाँ पहुंच चुका है? बताइए। अगर मादा जनन तंत्र बनाया जाए तो यहाँ पे अब ये देखेंगे कि ब्लास्टोसिस्ट भाई यहाँ पर पहुंच चुका है ना, ब्लास्टोसिस्ट यहाँ पर पहुंच चुका है। अब जब ब्लास्टोसिस्ट यहाँ पर पहुंचता है तो जो वो आपकी क्या होती है, एंडोमेट्रियम, गर्भाशय की दीवार जो होती है एंडोमेट्रियम, अब वो दूधिया तरल का स्राव करती है जिसको बोलते हैं यूटेराइन मिल्क। यूटेराइन मिल्क स्राव करती है। ये कहाँ पर पहुंचा? 16 सेल स्टेज कहाँ पर पहुंच गया? तो ये पहुंच गया अब यूटेरस में, गर्भाशय में। याद करिए, यहां पर मैंने आपको दो चीजें बताई थी, है ना। यहां पर मैंने आपको बताया था यहां पे दो सेल बन रही हैं। पहली माइक्रोमियर्स सेल और दूसरी मैक्रोमियर्स सेल, ठीक है। जो माइक्रोमियर्स सेल होती हैं, माइक्रो मतलब छोटी छोटी, जो ये बाहर पाई जाती हैं सेल, इस ब्लास्टुला के जो बाहर सेल पाई जाती हैं, समझना, ये देखो,
इस ब्लास्टुला के जो सेल बाहर पाई जाती हैं उनको बोलते हैं माइक्रोमियर, और यही माइक्रोमियर आगे जा करके ट्रोफोब्लास्ट का निर्माण करती हैं, ट्रोफोब्लास्ट। ठीक है, और यही ट्रोफोब्लास्ट आगे चल के किसका निर्माण करता है, तो आगे निर्माण करता है प्लेसेंटा का। ठीक है, बताओ यही ट्रोफोब्लास्ट आगे किसका निर्माण करता है, तो वो निर्माण करता है प्लेसेंटा का। ठीक है, अपरा का। तो बोलोगे भैया ये क्या करती हैं, माइक्रोमियर क्या करती हैं, तो सर जो माइक्रोमियर होती हैं वो अंदर वाली सेल होती हैं, अंदर की सेल। ठीक है, अब एक स्ट्रक्चर हम थोड़ा सा और आगे बनाते हैं इसका। ये कोशिकाएं हैं, ठीक है, ये देखो ये देखो, हाँ 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 हाँ। ठीक है, अब इसके अंदर हमने क्या देखा, इसके अंदर भाई कोई तरल पदार्थ भर रहा है। ठीक है, इसकी जो लेयर थी, इसकी लेयर को हमने क्या बोला, इसकी लेयर थी जोना प्लोसूडा। जोना प्लोसूडा के अंदर क्या कर रिस रिस करके एक तरल पदार्थ भर रहा है जिसको बोल रहे हैं यूटेराइन मिल्क। अब ये जो अवस्था इसके अंदर जो भर रहा है उसको बोलेंगे ब्लास्टोसील। ठीक है, क्या बोलेंगे, ब्लास्टोसील बोलेंगे। अब ये ब्लास्टोसिस्ट जो होता है ना, अब ये ब्लास्टुला आगे जाकर के गैस्ट्रुला में परिवर्तित होता है। अब ये ब्लास्टुला क्या होता है, ग्लैस्टुला में परिवर्तित होता है। आगे जाकर के जो अब स्ट्रक्चर बनता है वो गैस्ट्रुला की होती है। अब ये क्या होता है, अब ये ब्लास्टोसील इम्प्लांट हो जाता है। इम्प्लांट यानी कि अंतररोपण। और अंतररोपण कहाँ पर होता है, ये गर्भाशय के अंदर, है ना। जो गर्भाशय है, यूटेरस है, यूटेरस के अंदर जो अंतः गर्भाशयी परत है, उसी अंतः गर्भाशयी परत के अंदर क्या होता है सर, तो वो इम्प्लांट हो जाता है। इम्प्लांट मतलब रोपित हो जाता है। अब सहगर्भता बिल्कुल कंफर्म हो गई भाई। ठीक है, क्या हो गई, सहगर्भता कंफर्म हो गई। देखने को ये मिलता है इसके अंदर ब्लास्टोसील है। तो अब आप लोग पूछोगे भैया इन कोशिकाओं का क्या काम होता है, माइक्रोमियर सेल का क्या काम है। माइक्रोमियर को बोलते हैं अंतः कोशिकी समूह, है ना, या अंतः कोशिकी समूह। अंतर कोशिकी समूह मतलब जो जितनी भी कोशिकाएं अंदर पाई जाती हैं इस, अब इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे एम्ब्रियो भ्रूण बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि अब ये बड़ा हो गया भाई। जब पहले बच्चा छोटा सा था तो बोलेंगे बेटा बोल दिए, बच्चा बोल दिए, बाबू बोल दिए, लेकिन अब बड़ा हो गया, अब उसको लड़का बोलेंगे, है ना। क्या बोलेंगे, लड़का बोलेंगे ना, उसका नाम लेंगे ना, तमीज से बोलेंगे ना उससे। बताओ बताओ ना, तमीज से बोलेंगे ना। गलत तरीके से बोलोगे तो लड़का उड़ा पीट देके हट ना लाएगा, ऐसे बोले मुझसे, है ना। तो अब ये जो माइक्रोमियर सेल हैं, ठीक है, अंतःकोशिकी समूह, इनको हम लोग इनर सेल मास भी बोलते हैं। आउटर सेल मास ऊपर वाले को, नीचे वाले को इनर सेल मास। इनर सेल मास अब 3 प्राइमरी जर्म लेयर, 3 प्राथमिक जनन स्तर का निर्माण करती हैं। ठीक है, कौन सी, 3 प्राथमिक जनन स्तर, 3 प्राइमरी जर्म लेयर कब निर्माण करती हैं, जब ये अंतररोपित हो जाती हैं। ठीक है, जब ये इम्प्लांट हो जाती है, कहाँ पे, गर्भाशय के अंदर। जब गर्भाशय के अंदर इम्प्लांट होंगी तो गर्भाशय की दीवार पूरी ढक लेगी। ठीक है, ठीक है ना। यहाँ पर फिर कोरियोनिक विलाई, जो ऐसी संरचना मैं आपको बताया था, कोरियोनिक विलाई से ये लोग क्या होते हैं, बिल्कुल घिर जाते हैं। ठीक है, अब बबुआ अंदर अब बनता रहता है। अब देखो क्या होता है, 3 प्राइमरी जर्म लेयर का निर्माण करती हैं, और इन जर्म में बोलते हैं एक्टोडर्म, मीजोडर्म और एंडोडर्म, है ना। एक्टो एक्टोडर्म हो गया, मीजोडर्म हो गया, एंडोडर्म हो गया। सर ये 3 जनन स्तर का निर्माण करती हैं। पहला एक्टोडर्म,
दूसरा मीजोडर्म, तीसरा एंडोडर्म। आप खोल लो एनसीईआरटी पेज नंबर 58 एक बाह्य त्वचा, अंतः त्वचा और मध्य जन स्तर का निर्माण करती हैं। ये एक्टोडर्म को बोलते हैं बाह्य त्वचा, ठीक है, और एंडोडर्म को अंतः त्वचा, इसको मध्य जन स्तर। देख लो हिंदी में सब लिखा हुआ है एनसीईआरटी के बुक के अंदर, ये सारी चीजें क्लियर आपकी लिखी हुई हैं। अब आप पूछो कि भैया ये एक्टोडर्म, मीजोडर्म और एंडोडर्म होता क्या है, ये कहाँ पर बनता है, तो चलो देखो बनाते हैं इसको, ठीक है। ऐसे करके सेल बनेंगी, बताओ। नाम से वैसे क्लियर हो रहा होगा कि कौन अंदर पाई जा रही, कौन बाहर पाई जा रही, बताओ। इतना तो यार आप लोग पहचान ही गए होगे, आप लोग बहुत होशियार हो। ये देखो, है ना, ये थोड़ा सा तिरछा है, इसको आप सीधा ही बनाना, है ना, और इस चीज को थोड़ा सा और घुसा दो अंदर इसके। एक सेकंड। ओ भाई, छींक आ गई यार बहुत तेजी से, है ना। इसके अंदर भी कुछ सेल पाई जा रही हैं, ये देखो, है ना। अब क्या हो रहा है, अब ये जो सेल बन रही है ये थोड़ा सा बड़े लेवल पर है, ये जो कोशिकाएं बनी है ये वाली, ये थोड़ा सा अंदर को बड़े लेवल से बनी, कैसे देखना, ये देखो, जैसे यहाँ पे मैंने बनाया, ठीक है। तो अंदर से भी विकास। अब इस स्टेज को हम लोग बोलेंगे गैस्ट्रुला, ठीक है। ये देखो, बिल्कुल सिंपल है यार, इससे आसान तो कुछ नहीं हो सकता, मैं समझ रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। फिर इसके अंदर एक स्टेज पाई गई, वो भाई है ना, ऐसे ऐसे बना लो उसको भी कुछ, इसमें समझना है भाई। देखो 3 लेयर अब बन गई हैं, बताओ समझ गए कि नहीं। जो मीजो, जो आपका युग्मनज था, उसके अंदर विदलन शुरू हुआ, क्लीवेज शुरू हुआ। जब उसके अंदर क्लीवेज शुरू होता है तब वो 1 से 2 से 4 से 8 से 10 से 12 से 14 से 18, इस तरह नहीं होगा ना, 2 से 4 होगा, 4 से 8 होगा, 8 से 16 होगा, 16 से 32 होगा, 32 से, जब 32 कोशिकाएं, 32 सेल एक एक सेल का निर्माण करेंगे तो कितना होगा, 64 कोशिकीय अवस्था बनेगी। जब 64 कोशिकी एक एक सेल का निर्माण करेंगी तो कितना होगा, बताओ। 118, 118 होगा ना, हाँ 118 सेल का निर्माण करेंगे, ठीक है। तो ऐसे ही करके यहाँ पर क्या होता जाता है, तो यहाँ पर सर समसूत्री विभाजन होता जाता है, ठीक है। क्या होता है अब इसमें समझना है। इसमें सबसे जो बाहरी वाली लेयर है, कौन सी, सबसे जो बाहरी वाली लेयर है उसको बोलेंगे एक्टोडर्म, है ना, एक्टोडर्म। और अंदर वाली लेयर को बोलेंगे मीजोडर्म। और सबसे जो यहाँ पे लेयर है इसको, इसको बोलेंगे मीजोडर्म, यार इसको बोलेंगे, एक सेकंड ना, मीजो, भाई साहब मीजो का मतलब होता है मध्य वाली लेयर, है ना। हाँ, वही तो मैं कंफ्यूज था। अब मध्य में हमारे कौन है, मध्य में भाई ये है, ये वाला है ना, तो इसको बोलेंगे हम लोग मीजोडर्म, और इसको बोलेंगे एंडोडर्म, है ना। ये देखो, जो सबसे बाहर वाली लेयर होगी उसको बोलेंगे बाह्य त्वचा, क्या बोलेंगे, बाह्य त्वचा। और उसके जो बीच में लेयर होगी उसको बोलेंगे एंडो, क्योंकि सबसे अंदर है, ठीक है। और अंदर के बाद इसके अंदर एक और लेयर बीच में पाया जाता है जिसको बोलेंगे मीजोडर्म, मध्य त्वचा। बस यही चीजें आपको समझनी थी। और एक चीज खास बात है, आपके एनसीईआरटी में भी इस चीज को मेंशन करके रखा है कि यहां पर इसी जो कोशिकीय सेल अवस्था है, इसके अंदर एक ऐसी सेल पाई जाती है, स्टेम सेल, स्टेम सेल।
स्टेम सेल यानी कि स्टेम कोशिकाएं ऐसी कोशिकाएं होती हैं जो किसी भी कोशिका या ऊतक के निर्माण में सहायक होती हैं। ठीक है, किसी भी कोशिका या ऊतक का वो निर्माण कर सकते हैं। कौन? तो सर वो कर सकती हैं स्टेम सेल। कौन सी सेल कर सकती हैं? बोलो मेरे साथ एक बार, स्टेम सेल। एनसीईआरटी में क्या लिखा है स्टेम सेल के बारे में कि देखना यहां इतने तीनों को छोड़ करके, ठीक है, इन तीनों कोशिकीय अवस्था को छोड़ करके इस अंतर कोशिकीय समूहों में कुछ निश्चित तरह की कोशिकाएं पाई जाती हैं। जो ये अंतः कोशिकीय समूह है ना भाई, इसके बाहर की जो लेयर उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं ट्रोफोब्लास्ट। ये कहाँ पे जाके वो आगे जाके गर्भाशय में जब इम्प्लांट होगा तब जा करके वो बनेगी। ठीक है, तो अंतर कोशिकीय समूहों में कुछ निश्चित तरह की कोशिकाएं होती हैं जिन्हें स्टेम सेल यानी कि स्टेम कोशिकाएं कहते हैं। ये कोशिकाएं इसके अंदर समाहित रहती हैं, जिनमें यह क्षमता होती है कि वे सभी अंगों और ऊतकों को उत्पन्न कर सकती हैं। दुनिया की सबसे बड़ी बात है। ठीक है, स्टेम सेल के अंदर, स्टेम कोशिकाओं के अंदर ऐसी क्षमता पाई जाती है जो सभी अंगों और ऊतकों का विकास कर सकती हैं। सोचो, ऐसी क्षमता पाई जाती है किसके अंदर? तो वो पाई जाती है सिर्फ और सिर्फ स्टेम सेल के अंदर, स्टेम कोशिका के अंदर। बताओ समझ में आया कि नहीं? तो स्टेम कोशिका बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा डॉट करके इसे जो लिख लेना कि स्टेम सेल के अंदर एक ऐसी क्षमता पाई जाती है जिससे वह सभी अंग और सभी ऊतकों का विकास कर सकती है। ठीक है, यहां पे हमको 3 लेयर मिलते हैं, एक्टो, मीजो, एंडो। इन 3 लेयर से ही शरीर के अंग वंग का सबका निर्माण होता है। ठीक है, किसका? जैसे किसी ने दिल बना दिया तो किसी ने किडनी बना दी, किसी ने पिट्यूटरी बना दिया, किसी ने दिमाग बना दिया, किसी ने लीवर बना दिया, किसी ने त्वचा बना दिया। ठीक है, तो सर जो पहली चीज आती है एक्टोडर्म। सर एक्टोडर्म से बाह्य त्वचा का निर्माण होता है, ये याद रखना। बाह्य त्वचा जिसको हम लोग बोलते हैं एपिडर्मिस, है ना। और त्वचा के डॉक्टर को क्या बोलते हैं? डर्मिटोलॉजिस्ट, है ना। पढ़ाई को क्या बोलते हैं? त्वचा की पढ़ाई को एपिडर्मोलॉजी। बताइए। तो देखो इसमें आप लोग लिखना चाहो तो लिख लो कि एक्टोडर्म से किस चीज का विकास होता है? तो त्वचा का विकास होता है, नाखून का विकास होता है ना, लार ग्रंथि का विकास होता है, नाखून, है ना, लार ग्रंथि का विकास होता है। पिट्यूटरी ग्रंथि की कुछ भाग का निर्माण यही करती हैं, है ना, निर्माण करने लगती। कौन? एक्टोडर्म। मतलब देखो भाई 3 प्रकार के मजदूर पाए गए हैं हमारी गैस्ट्रुला के अंदर, हमारे भ्रूण के अंदर 3 प्रकार के मजदूर। अब ये तीनों मजदूर अलग अलग काम करते हैं। किसी ने त्वचा बना दिया, किसी ने कुछ बना दिया। समझो शरीर एक घर ही है, एक घर को बनाने का निर्माण कर रहे हैं। ठीक है, देखो जो एक्टोडर्म होती हैं, सबसे इनमें अच्छी बात होती है लार में पाए जाने वाला इनेमिल का निर्माण करती हैं, है ना। लार में जो इनेमल पाया जाता है, सॉरी दांत में इनेमल कहाँ पाया जाता है? दांत में, सबसे कठोर भाग होता है ना उसका। यहाँ से क्वेश्चन यही बनता है कि बताओ एपिडर्मिस बाह्य त्वचा का निर्माण कौन सी भ्रूणी लेयर करती है? कौन सी भ्रूणी अवस्था में कौन सी भ्रूण कोशिकाएं करती हैं? तो वो करती हैं एक्टोडर्म। ठीक है, एक्टो के बाद आता है मीजो, बहुत इंपॉर्टेंट है। मीजो के अंदर देखो आपका कंकाल और परिसंचरण का काम होता है ना, याद रखना। कंकाल और परिसंचरण का काम किसके अंदर होता है? तो वो होता है मीजो के अंदर। कंकाल बोले तो कौन? जो कंकाल के अंदर आपका आता है अस्थि, है ना, कार्टिलेज और अस्थि, बोन और कार्टिलेज, है ना, उपास्थि। अस्थि और उपास्थि। ठीक है, ये कंकाल तंत्र के। परिसंचरण के अंदर भाई देखो मीजोडर्म जो होती है वही हृदय का निर्माण करती है ना, वही वाहिनियां का निर्माण करती है ना, और वही रक्त का निर्माण करती है। ये सारी चीजों का निर्माण कौन करती है? परिसंचरण तंत्र। और सॉरी मीजोडर्म। और इसके साथ मीजोडर्म कुछ उत्सर्जी तंत्र का भी निर्माण करती है, एक्सक्रीटरी जो आपका सिस्टम हो गया। और एक्सक्रीटरी के साथ साथ कुछ ये प्रजनन तंत्र का कुछ भाग बनाती है। ठीक है, ये याद रखना।
कि प्रजनन तंत्र का कुछ भाग कौन बनाते हैं, तो मीजोडर्म बनाते हैं। यहां से सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही पूछा जाता है कि बताओ जो मीजोडर्म होती है, हृदय का निर्माण कौन करता है? ठीक है, हृदय बोले तो हार्ट। एक सेकंड ना, अरे यार ऐसे ही कॉल आ गया था एब्रॉड से हायर स्टडीज़ के लिए मैंने अप्लाई किया था, तो उसी के लिए है ना कॉल आया था, तो अभी मैं फाइनली उनसे बात करता हूँ मैं। ठीक है, चलिए। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे मीजोडर्म होता है। मीजोडर्म क्या किसका निर्माण करता है? जो कंकाल होता है, जो स्केलेटल होता है। ठीक है, अस्थि उपास्थि जो हमारे अंदर पाई जाती सारी चीज़ें, उसका निर्माण कौन करता है? तो मीजोडर्म करता है। मीजोडर्म नाम का एक भाई मजदूर रहता है, या मिस्त्री बोल देते हैं। ठीक है, इंजीनियर बोलते हैं भाई। 3 इंजीनियर पाए जाते हैं, एक्टोडर्म, मीजोडर्म और एंडोडर्म। ठीक है, एक्टोडर्म उधर बना डाला, मीजोडर्म वाला इंजीनियर अब ये बना डाला, और एंडोडर्म थोड़ा सा ढेर सारी चीज़ों का निर्माण करता है, जैसे जीभ, पेट की, है ना, और आंत्र की ग्रंथि, आंत का निर्माण करता है। ठीक है, किसका? जीभ हो गया, पेट और आंत की ग्रंथि, पैराथायराइड, अग्नाशय, थाइमस, यकृत, थायराइड, ये सभी ग्रंथि का निर्माण करने लगता है। कौन इंजीनियर? एंडोडर्म इंजीनियर। कौन सी? पेट और जीभ, आंत्र की ग्रंथियां का निर्माण करता है, यकृत का निर्माण करता है, थायराइड का ग्रंथि का निर्माण करता है, पैराथायराइड का निर्माण करता है, थाइमस का निर्माण करता है। ठीक है, और पीयूष ग्रंथि का ये कुछ भाग बनाता है। तो ये सभी चीजें कौन बना देता है? तो ये सभी चीजें बना देता है एंडोडर्म। ठीक है, ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। आपसे पूछ लेता है कि बताओ भ्रूणी जो कोशिकाएं होती हैं, ठीक है, उनमें से कौन यकृत यानी कि लीवर का निर्माण करती है? ठीक है, कौन सी कोशिकाएं हृदय का निर्माण करती हैं? तो यार तुम क्या बताओगे? हमारे अंदर पहले से ही ना थोड़ी सी ना इतना बड़ा हार्ट हार्ट हृदय पहले से ही बना रखा था, बस उसको फिट बस करना था। ये कोई 4 पहिया बनाने की वो नहीं है ना, ये समझ लो भाई ये कोई बहुत बड़ा मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है, बस सामान बस बने बने रखे रहते, ऐड करना होता है, बस जोड़ना होता है। नहीं भाई, सिर्फ एक स्पर्म और ओवम जाता है, और उस स्पर्म और ओवम से सोचो क्या क्या क्रियाएं होकर के आगे क्या क्या कोशिकाएं बनती हैं, कैसे हर्ट बनता है, कैसे हमारी जीभ बनती है, कैसे हमारा थूथुन बनता है, थूथुन को बोलते मुंह, है ना, कैसे हमारा मुंह बनता है, दांत बनता है, लीवर बनता है ना, जनन तंत्र बनते हैं। भाई इसको तो भूल ही गए थे, है ना, बताइयो जरा। तो ये चीजें हो गई आपकी किसमें? भ्रूण का परिवर्धन में। इसमें से 3 चीजें बेहद इंपॉर्टेंट हैं, एक्टोडर्म, मीजोडर्म और एंडोडर्म। इसके बाद अब हम लोग चलते हैं आगे, एक छोटा सा टॉपिक बचता है भ्रूणी विकास या फिर एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। मुझे लगता है समझा दूं यहीं पे, थोड़ा सा है, ज़्यादा कोई बड़ा टॉपिक नहीं इस वजह से, है ना, इसी वजह से मुझे लग रहा है कि मैं समझा ही देता हूं। बताइए, समझा दूं? भ्रूणी विकास बहुत छोटा सा टॉपिक है, मात्र 5 या 10 मिनट के अंदर खत्म हो जाएगा। चलो देखो है ना, मिटा दो इसको सर। चलिए, लिखना हो तो आप लोग लिख सकते हैं। सोचो अगर एब्रॉड से यदि आपको कोई भी हायर एजुकेशन लेनी हो तो आप आसानी से आज की डेट में ले सकते हैं, है ना, क्योंकि आज आपके पास वो सारी फैसिलिटीज़ है ना व्यवस्था मौजूद हैं, जिससे आप सारी चीज़ें कर सकते हैं। इसके पहले तक ऐसा नहीं था, वही है ना, इसके पहले बहुत कठिन होता था काम, लेकिन आज की डेट में जितनी चीज़ें, जितना टेक्नोलॉजी ने आसानी दे दिया है हम लोगों को, है ना, उतना हम लोग और आलसी बनते गए हैं। बताइए, इस चीज़ को आप लोग मानते हैं कि नहीं? जितना टेक्नोलॉजी बढ़ रही है दिन प्रतिदिन, उतना ही हम लोग आलसी होते जा रहे हैं। आज हम लोग पानी किससे पीते हैं? से उसमें का पानी आता है, बोर से पानी चलता है ना, टंकी का पानी आता है, मोटर दबाते हैं, पानी चल जाता है, यानी कि लाइट से पानी पी लेते हैं हम लोग, है ना। पहले सोचो पानी किस चीज़ से पिया जाता था? सोचो, पहले पानी कुएं से निकाल के पिया जाता था। मैंने पिया तो नहीं, लेकिन मैंने देखा है, कुएं से, फिर नल से। और आज तुमसे बोला जाए भाई थोड़ा सा पानी चला दे, मोटर चला दे, मैं नहा लूँ, तुम बोलोगे अबे हट, तू चला ले खुद से। समझ रहे हो? तुरंत बोल देगा यार खुद से चला ले।
तो यार इससे क्या साबित होता है? इससे ये साबित होता है कि भाई जितना ज्यादा आपको सुख दिया जाएगा, जितना आपके शरीर को सुख और आनंद की अनुभूति होगी, उतनी ज्यादा वो, समझ रहे हो? चलो, ये ऊपरी वाला भाग क्या है? फंडस है। आगे कब तुम बनाना भाई, क्योंकि जहां तक काम है मैं उतना ही बनाता हूं ना, आगे का बनाए लेना। ये देखो, भाई मैं इंक डाल लूं, फिर कंटिन्यू करते हैं। चटक मटक। यहाँ पे किस स्टेज पे बैठा है बताओ? जब यहाँ पे एम्ब्रियो चाचा आवा अपानवा, तो कैसे स्टेज में बैठा है बताओ जरा। आपने बोला भैया ये ब्लास्टोसिस्ट था, और ब्लास्टोसिस्ट के बाद इसका इम्प्लांटेशन हो गया। बताओ, ये ब्लास्टोसिस्ट था। कुछ चित्र दिया हुआ है क्या भाई? नहीं। हम देखते इसमें बैठता है, इसमें भी ये रोपित हो सकता है, ठीक है, इसमें बैठता है। तो क्या होगा, ये आगे बढ़ेगा। जब ये आगे बढ़ेगा तो इसको मिटा देते हैं अब, ठीक है, ब्लास्टोसिस्ट। अब ये बनने वाला है भ्रूण, है ना। अब ये आगे बढ़ा तो क्या हुआ, ये इसके अंदर ये जो क्रॉनिक विलाई है, इसके अंदर ये देखो ऐसी एक संरचना बनी। ट्रोफोब्लास्ट जो था ना हमारे अंदर, बताओ ट्रोफोब्लास्ट था कि नहीं? सर वही ट्रोफोब्लास्ट अब एक ऐसी संरचना बना दिया जो इस एंडोडर्म से जुड़ गया, ठीक है। क्या हो गया? एंडोडर्म से जुड़ गया, और यही पूरी संरचना को, स्ट्रक्चर को बोलते हैं अपरा प्लेसेंटा, ठीक है। प्लेसेंटा बनाया, प्लेसेंटा के बाद इसने एक लेयर और बना दी। हाँ, इसने एक लेयर तो रहेगा नहीं भाई, दो बना दिया। ठीक है, दो बना दिया, ये देखो। इस बाहरी वाली लेयर को बोलते हैं कोरियोनिक, है ना। इसको बोलते हैं एमनियन। अंदर वाली को, बाहरी वाली को कोरियोनिक बोलते हैं। अब अंदर क्या होगा देखो, समझो। अंदर यार उस चचवा का निर्माण करना होगा, बबुआ का, है ना। ये देखो, ऐसे तो अभी ऐसे पूरा बना नहीं, धीरे धीरे बन रहा है ना, ये समझो। धीरे धीरे एक काम लगा हुआ है, बन रहा है ये, है ना। एक होता है, बताइए आपके अंदर भी होगा, सबके अंदर भी होगा, टच करके देख लो। एक होता है यहाँ पे नाभि, जिसको बोलते हैं हिंदी से, इंग्लिश से बोलते हैं अम्बेलिकल कॉर्ड, ठीक है। क्या बोलते हैं? अम्बेलिकल कॉर्ड, ठीक है। तो अम्बेलिकल कॉर्ड जो होता है, नाभि, सॉरी नाभि, अम्बेलिकल, ठीक है। तो यहां से नाभि जो होती है, इसी जो क्रॉनिक विलाई होती है, इसी से एक टच होता है सब। इसको बोलते हैं जरायुज अंकुरक, जरायु अंकुरक, क्या बोलते हैं? जरायु अंकुरक, है ना। कोरियोनिक विलाई, इस स्टेज को कोरियोनिक विलाई, है ना। जरायु अंकुरक, जरायु अंकुरक जुड़ जुड़कर एक अवस्था बना लेते हैं, एक स्टेज बना लेते हैं। और ये स्टेज को बोलते हैं अम्बेलिकल कॉर्ड। ये कहाँ पर जाकर के मिल जाता है? ये नाभि में जाकर के उस बचवा से मिल जाता है, ठीक है। इसी संरचना को बोलते हैं हम लोग, यही होती है अपरा, यही होती है आपकी प्लेसेंटा, ठीक है। बताओ, और यहाँ पर बहुत ढेर सारी आर्टरी होती हैं,
और यहाँ पर बहुत ढेर सारी वेन्स होती हैं, आर्टरी और वेन्स यहीं पर आती जाती रहती हैं ब्लड। और ये किसके अंदर हो रहा है? ये माँ के अंदर हो रहा है, ये मादा के अंदर हो रहा है, फीमेल के अंदर बचवा अंदर बैठा हुआ है। अब अम्बेलिकल कॉर्ड से जुड़ा हुआ है अपरा प्लेसेंटा से, ठीक है। अब बचवा आराम से उसका निर्माण हो रहा है। आपके इसमें अपरा रसांकुर है ना, अपरा का रसांकुर भी बोलते हैं, जरायुज अंकुरर को अपरा रसांकुर हिंदी से बोलते हैं, ठीक है। अब इसको हम लोग बोलते हैं कि ये भाई है भ्रूण, इसको हम लोग बोलते हैं एम्ब्रियो, याद रखना। और सर ये जो भ्रूण होता है ना, वो एक इसके अंदर एक मतलब बिल्कुल वाटर जैसे भरा होता है द्रव्य, वो उसी में तैरता रहता है। मतलब भ्रूण सोचो एक पानी के अंदर तैरता रहता है। इसके जो बाहर की जो कैविटी होती है उसको बोलते हैं एमनियोटिक कैविटी, और जो द्रव्य होता है इसके अंदर जो द्रव्य भरा होता है उसको बोलते हैं एमनियोटिक फ्लूइड, ठीक है। एमनियोटिक फ्लूइड और अब बोलते हैं एमनियोटिक कैविटी। आपको पता होगा कि गर्भ के अंदर जो जांच की जाती है कि मैं बता सकता हूं कि इसके अंदर पैदा होने वाला जो शिशु है वो लड़का है या फिर लड़की है, वो कैसे की जाती है? एक सिरिंज के माध्यम से ऊपर से इसके अंदर सुई घुसा दी जाती है, ठीक है। कुछ इसका द्रव एमनियोटिक फ्लूइड ले लिया जाता है, फिर उसको रिसर्च किया जाता है, मतलब लैब में भेजा जाता है। जब इसको लैब में भेजा जाता है तो वहाँ से ये पता लग जाता है यहाँ पे गुणसूत्र होते हैं, ठीक है। और गुणसूत्र के जरिए पता चल जाता है कि कौन सा गुणसूत्र है। यदि बताओ, यदि एक्स गुणसूत्र है तो क्या बनेगा, और यदि एक्स वाई गुणसूत्र है तो क्या बनेगा, यही जांच करके बता देते हैं। इसीलिए एक एक्ट लाया गया, ये हरियाणा राजस्थान की तरफ एक बार बहुत तेजी से होने लगा था, ये बहुत तेजी से फैल गया था। लोग खूब जांच करवा रहे थे, खूब भ्रूण हत्या कर रहे थे, इसलिए भ्रूण हत्या के लिए एक वो आ गया, है ना। जैसे वो है ना, बेटी नहीं बचाओगे तो बहू कहाँ से लाओगे, है ना। ऐसे करके सब चीज़ें चलाई गई, लोगों को एजुकेट किया गया। क्योंकि पहले के ज़माने में मतलब थोड़ा सा पीछे ही, आज की डेट में भी बहुत जगह चलता है। डेट में देखते हैं कि बच्चियों को पढ़ने नहीं दिया जाता है ना, उनको आगे आने नहीं दिया जाता है, कुछ करने नहीं दिया जाता, एजुकेशन से उनको दूर रखा जाता है। ये गलती बोल दोगे ऊपर की है, गलती ऊपर की नहीं, गलती आपकी है, गलती आपके उस गंदे घिनौने समाज की है, ठीक है। इसलिए कहते हैं यदि आज आप एक लड़की हैं, आपको पढ़ने का मौका मिला तो अपना 100% दो यार, कि अगर आज यहाँ से आप वापस जाएंगी, ठीक है, क्लास 12th के बाद 11th के बाद आप पढ़ के वापस जाएंगी, नहीं पढ़ेंगी, बहुत दिक्कत हो जाएगी, फिर आपको पूरी जिंदगी एक अफसोस रहेगा, ठीक है, पूरे जीवन काल। इसीलिए कहते हैं एजुकेशन की पावर बहुत होती है, जहाँ जहाँ एजुकेशन होगी वहाँ वहाँ एक अलग बदलाव होगा, और जहाँ पे एजुकेशन नहीं होगी वहाँ पर अलग बदलाव नहीं होगा। लड़कियों को मार दिया जाता था भ्रूण में ही, देख लेते थे लड़की है मार दो इसको, देखे लड़का है इसको पैदा कर लो। एक समय ऐसा आ जाता भाई कि यहाँ पे लड़का ही लड़का होते, लड़का ही लड़का होते, शादी किससे करते फिर तुम बताओ, बहू कहाँ से आती? तो इसलिए स्लोगन चलाए गए, जो अनपढ़ लोग थे, जाहिल लोग जिनको बोलते हैं, उनको एजुकेट किया गया। और ये एक दिन में नहीं आया, बहुत दिन से चल रहा है, आज भी चल रहा है, आज भी लोगों को बताया जाता है, ठीक है। आज तो लोग पढ़े लिखे लोग करते हैं ऐसा कि एक लड़की पैदा हो गई अब दूसरा लड़का होना चाहिए, जबकि लड़कों से ज़्यादा सेवा ना लड़कियां करती हैं, ये चीज़ याद रखना कभी भी। आप अपने ऊपर ही देख लो, अपने ऊपर ही देख लेना, तुम्हारे घर में तुम्हारी बहन होगी ना, तो तुम्हारे मम्मी पापा से कैसे बात करती होगी और तुम कैसे बात करते हो, ठीक है। दूर मत जाओ, कहीं मैं दूर जाने की जरूरत मतलब तुम्हें नहीं भेज रहा हूँ, यहीं पे बैठे बैठे देख लो क्या फ़र्क पड़ता है, ठीक है। तो इसलिए कहते हैं यार, आज जैसे आप आज पढ़ रहे हैं, एजुकेट हो रहे हैं, धीरे धीरे क्या होगा, आपका ब्रेन खुलेगा। जब ब्रेन खुलेगा तो बहुत ढेर सारी चीज़ें आपके अंदर आएंगी। तो एमनियोटिक कैविटी के बारे में आप जान गए, एमनियोटिक फ्लूइड के बारे में जान गए, इसके अंदर जो पल रहा है उसको आप जान गए, वो है भ्रूण, एम्ब्रियो। अब इस प्लेसेंटा का काम क्या होता है, अपरा का कार्य, तो ये होता है ऑक्सीजन का परिवहन करती है, ऑक्सीजन का भ्रूण के अंदर परिवहन, और कार्बन डाइऑक्साइड CO2 का उत्सर्जन करती है,
CO2 को बाहर निकालती, किससे? भ्रूण से। और खाद्य पदार्थों को भ्रूण तक पहुंचाना, खाद्य पदार्थ जो होते हैं माँ के अंदर, खाद्य पदार्थ ऐसे नहीं कि जो तुम खा लेते हो, पनीर चावल छोला, ये नहीं। खाद्य पदार्थ का सेंस का मतलब क्या होता है कि भाई आपके जो जैसे खाया, खाने से बना ग्लूकोज, वसा, विटामिन, फैट, एसिटिक एसिड, अमीनो एसिड, ये सारी चीज़ें बनी। वो सारी चीज़ें ब्लड के माध्यम से, क्योंकि आपको पता है खाना खाते हो, वो खाना कहाँ पर जाता है? ब्लड में। कैसे? ग्लूकोज की अवस्था में ऐसे। तो ये सब चीज़ें खाद्य पदार्थ को भ्रूण तक देती, चचुआ को पहुँचाती हैं। ठीक है। इसके बाद ये चाचा खाना वाना खा लेगा तो भाई कुछ ना कुछ निकालेगा बाहर। जब कुछ ये बाहर निकालेगा तो क्या होगा? उत्सर्जी पदार्थ को बाहर भी निकालना होता है। तो ये सब काम कौन करता है? तो अपरा करता है। ठीक है। उत्सर्जी पदार्थों को बाहर निकालना। ठीक है। तो उत्सर्जी पदार्थों को बाहर निकालने की क्रिया कौन करता है? तो वो करता है अपरा, वो करता है प्लेसेंटा। ठीक है। अब यहीं अपरा से एक दो हार्मोन स्रावित होते हैं, हार्मोन्स। और ये हार्मोन सर कब स्रावित होते हैं? जब सहगर्भता यानी कि प्रेगनेंसी हो जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट है ना। अगर प्रेगनेंसी नहीं होगी तो ये हार्मोन स्रावित नहीं होंगे। पहला एच, एक सेकेंड, HCG HPL, HCG HPL। HCG क्या होता है? ह्यूमन कैरियोनिक गुण, भैया, HCG ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन हार्मोन्स। ठीक है। ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन हार्मोन्स। और एक होता है ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजेन। ठीक है। ये क्या होता है? ये होता है ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजेन। ये दो हार्मोन स्रावित होते हैं। और साथ ही साथ अपरा से एस्ट्रोजेन और प्रोजेस्टेरॉन ETC हार्मोन स्रावित होते हैं। कौन से? एस्ट्रोजेन और प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स भी स्रावित होते हैं। किसके अंदर? तो वो होते प्लेसेंटा यानी कि अपरा के अंदर से। ठीक है। मानव जरायु गोनाडोट्रोपिन हार्मोन्स और मानव अपरा लैक्टोजेन हार्मोन स्रावित होते हैं। और जो किट आती है ना प्रेगा न्यूज करके, है ना, बताओ, प्रेगा न्यूज करके जब प्रेगनेंसी टेस्ट की जाती है तो उसी में यही टेस्ट किया जाता है, इन हार्मोन्स की प्रेजेंस देखी जाती है। अगर HCG या फिर HPL यूरिन में आ रहा है, फीमेल के, मादा के यूरिन में आ रहा है, ऐसा ना कहते ना मेल के यूरिन में नहीं आता भाई। सब चीज़ें बदलाव होता है फीमेल के अंदर ही। सोचो नर जनन तंत्र तो कितना सिंपल है, सोच रहे हो कितना सिंपल है। और मादा जनन तंत्र देखो कितना क्रिटिकल बना होता है, कितना क्रिटिकल। पढ़ने में बुद्धि चकरा जाएगी। नर जनन तंत्र तुम 2 ही क्लास में पढ़ चुके थे, लेकिन आज की 11वीं 12वीं क्लास होने वाली, आज तो मादा जनन तंत्र ही पढ़ रहे हो। क्यों? क्योंकि ये क्रिटिकल कंडीशन में होता है ये सारी चीज़ें, है ना, इसलिए पढ़ रहे हो, है ना। तो क्या होता है, ये चीज़ें तभी स्रावित होती हैं जब प्रेगनेंसी हो जाती, सहगर्भता हो जाती है, हिंदी से बोलते सहगर्भता हो जाती है। तो किट के अंदर यही चीज़ें होती हैं कि इन हार्मोन्स को देखा जाता है। उस किट के अंदर आप यूरिन को डालेंगे तो वो HCG या HPL हार्मोन्स को चेक करेगी, ढूंढेगी भाई यूरिन के अंदर ये हार्मोन्स है क्या, है क्या, है क्या, है क्या। जब उसको देखेगा बे है तो तब वो आपको बता देगी कि भाई प्रेगनेंसी हो गई है तेरे को। ठीक है, तुम प्रेग्नेंट हो गई हो, बोलते ना प्रेग्नेंट हो गई हो। तो ये चीज़ें होती है प्रेगनेंसी की। और इसके साथ साथ क्या होता है, इसके साथ साथ जो यहाँ पे ओवरी होती है ना, एक हार्मोन और स्रावित होता है दोनों ओवरी से, है ना। उसको रिलैक्स करने के लिए भाई, ओवरी को रिलैक्स करने के लिए, बताने के लिए भैया अब ओवम मत बनाना तुम, क्योंकि अब भी सेक्सुअल एक्टिविटीज हो सकती, दूसरा आके ना फर्टाइल हो जाएगी। एक 9 महीने बाद हो, एक पता लगे 3-4 महीने उसके आगे हो, आगे पीछे करके हो, है ना। तो ऐसे करके तो उससे क्या होगा, एक हार्मोन स्रावित होता है रिलैक्सिन,
है ना, रिलैक्सिन हार्मोन्स। इसकी खास बात क्या होती है कि ये अंडाशय इसको स्रावित करती है। सहगर्भता के बाद सभी हार्मोन्स ये जो उत्पादित होते हैं बने होते हैं। अच्छा हाँ, एक चीज और, जो ये रिलैक्सिन हार्मोन्स है वो कैसे स्रावित होती, कौन स्रावित करता है उसको, रिलैक्सिन को? तो सर जो रिलैक्सिन होती है ना उसको स्रावित करती है ओवरी, अंडाशय। ये याद रखना, रिलैक्स करने के लिए भाई कि अब शांत हो जाओ, अब प्रेगनेंसी वगैरह सारी चीजें हो चुकी हैं। कौन स्रावित कर देता है? तो रिलैक्सिन। ठीक है, ये सभी हार्मोन्स कब स्रावित होते हैं? तो ये सभी हार्मोन्स प्रेगनेंसी सहगर्भता के बाद ही स्रावित होते हैं। ठीक है सर, बताइए। आपको पता ही है कि मानव के सहगर्भता की अवधि कितनी होती है? 9 महीने प्लस माइनस 7 दिन, है ना। यहाँ पे एक चीज और है कि 12वें सप्ताह यानी कि तिमाही जब प्रेग्नेंट हो, मतलब जाइगोट बन जाता है, तो 12वें सप्ताह के अंत तक लगभग सभी अंग तंत्रों की रचना हो जाती है। 12वें सप्ताह तक के अंत तक क्या होती हैं? पहली तिमाही के अंदर सभी अंग तंत्र की रचना हो जाती है। उदाहरण जैसे पैर बन जाते हैं, वाह्य जननांग बन जाते हैं, सब अच्छी तरह से विकसित हो जाते हैं। ठीक है, और गर्भावस्था के 5वें माह के दौरान पहली गतिशीलता यानी कि सिर के बाल उगाते हैं, कोमल सिर के बाल उगाते हैं। ठीक है, जिन्हें सामान्यतः देखा जा सकता है। लगभग 24 सप्ताह के अंत तक यानी कि दूसरी तिमाही, ठीक है, दूसरी तिमाही के अंत तक पूरे शरीर में कोमल बाल विकसित हो जाए। पूरे शरीर की बात कर रहे हैं। ठीक है, आंखों की पलकें आ जाती हैं, बरौनिया जिसको बोलते हैं, और गर्भावस्था के 9 माह के अंत तक भ्रूण पूर्ण रूप से विकसित हो जाता है और प्रसव के लिए तैयार हो जाता है। प्रसव यानी कि बाहर आने के लिए। ठीक है, तो चलिए अगला टॉपिक रहेगा प्रसव एवं दुग्ध श्रावण, डिलीवरी एंड जो लैक्टोज, मिल्क के अंदर क्या पाया जाता है? लैक्टोज। डिलीवरी एंड लैक्टेशन पीरियड, दुग्ध श्रावण, दुग्ध श्रावित अवस्था बोलते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं भाई। बहुत सी चीज़ें आप लोगों ने सीखा होगा, अच्छे तरीके से पढ़ा होगा, तो नीचे कमेंट बॉक्स में ये कमेंट करके बता दीजिएगा कि जो आपने पढ़ा, जो आपने सीखा वो आपको कैसा लगा। यदि अच्छा लगा हो तो सिर्फ एक लाइक कर देना। नीचे कमेंट बॉक्स में एक जवाब दे दो, एक आंसर दे दो। मुझे ये बताओ कि भ्रूण की अंदर जो माइक्रोमियर सेल होती हैं वो कौन सी 3 सेल का निर्माण करती हैं? नीचे कमेंट बॉक्स में इसका जवाब दो। कौन सी 3 सेल का निर्माण करती हैं? एक क्वेश्चन और कि हृदय किस सेल से निर्माण होता है, किस कोशिका से निर्माण होता है किसका? हृदय का। ठीक है, किस लेयर से हृदय का निर्माण होता है? बस 2 क्वेश्चन, नीचे कमेंट बॉक्स में जवाब। आज के लिए यहीं तक, पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।